नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल टॉप 30 क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्षेत्र मिति के नए सेगमेंट पे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, आप वीडियो देख ही रहे होंगे कि हमारा क्षेत्र मिति का सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है। मेंसुरेशन हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो मेंसुरेशन पर आज हम लोग सेकेंड क्लास करने वाले हैं मेरे साथी। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम अपने मेंसुरेशन के टॉपिक पे चलते हैं और उसको विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि मेंसुरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा आपको पता ही होगा कि मेंसुरेशन में हम लोग ट्रायंगल तक पढ़ चुके हैं, उसके आगे हम लोग को पढ़ना है। मेरे भाई, हम लोग लास्ट क्लास जो पढ़े थे वो हम लोग बात कर रहे थे क्या, लास्ट क्लास हमारी बातें हुई थी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की बात हुई थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हुई थी मेरे भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हुई थी। तो आज इसी से आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। आइसोसेलेस से आगे हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे विषम बाहु त्रिभुज से। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग कल की क्लास को ही आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम आगे देखेंगे इसके आगे क्या क्या चीजें हैं। चलिए टाइम को बिना गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में है, इसी को बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल। स्केलर स्केलर ट्रायंगल भाई, ये स्केलर ट्रायंगल है। अब विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है मेरे भाई, जैसे कि नाम से लग रहा होगा, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। कुछ इस टाइप से इसमें ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। आइए बनाते हैं ट्रायंगल। कुछ इस टाइप से आपको ट्रायंगल दिखाई देगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने वाली भुजा को हम स्मॉल ए से इंडिकेट कर देते हैं, बी के सामने वाली भुजा को हम स्मॉल बी से इंडिकेट कर देते हैं और सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से इंडिकेट कर देते हैं। अब ये एंगल ए कहलाएगा, ये एंगल बी कहलाएगा, ये एंगल सी कहलाएगा। मेरे भाई, इसमें आप देख पा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है, इसके अंदर जो गुण होता है, इस गुण को आप समझिए। इसमें आप देखेंगे कि एंगल ए इक्वल टू नॉट एंगल बी इक्वल टू नॉट एंगल सी, यानी कि इसमें तीनों कोण अलग अलग आपको दिखाई देंगे। और साथ ही साथ आपको इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी ये दिखाई देगी कि ए इक्वल टू नॉट बी इक्वल टू नॉट सी, यानी उनके तीनों भुजाएं भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तीनों भुजाओं भी अलग अलग होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है भाई। तो अब हम लोग बात करते हैं सर, इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप कैसे निकालेंगे। मेरे भाई, इसका जब आपको परिमाप निकालना हो तो आपको बताया है परिमाप क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री की जो पूरी लंबाई है वही तो परिमाप है। सभी बाउंड्री को ऐड कर देते काम हो जाएगा आपका परिमाप। मेरे भाई, परिमाप बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये आपका परिमाप हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। जब आपके पास इस टाइप से विषम बाहु त्रिभुज दिया हो या फिर कोई भी त्रिभुज दिया हो, अगर आपको तीनों भुजाएं पता है मेरे भाई, तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप हीरोइन फार्मूला लगा कर निकाल सकते हैं। जब कभी भी आपको कोई भी ट्रायंगल दिया हो, अभी तक जितने भी ट्रायंगल आप पढ़े हो उसमें से कोई भी ट्रायंगल दिया हो, अगर उसके तीनों भुजाएं आपको दिए गए हो मेरे भाई, तो उसका एरिया बहुत आसानी से निकाल लेंगे हम लोग हीरोइन फार्मूला लगाकर। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम लोग बात वही कर रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो, तीनों भुजाएं ज्ञात हो तब हम कैसे एरिया निकालेंगे,
तब इसका सर जो एरिया होगा वो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो मेरे भाई इसका जो एरिया होता है 1/2 रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये एस क्या है, इस एस की बात कर लीजिए सर, ये एस क्या है। तो मेरे भाई यहाँ जो एस है वो क्या है, आपके परिमाप का आधा है। क्या है, परिमाप का आधा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 है मेरे भाई, यही है आपका s। और इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई हीरोन फार्मूला। यही है मेरा हीरोन फार्मूला। इसके हेल्प से हम लोग किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं मेरे भाई। इसके हेल्प से हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं मेरे भाई। इस तरीके से हम लोग के सभी ट्राइंगल कंप्लीट होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल पर, चतुर्भुज पर। आइए चलते हैं, चतुर्भुज को भी बारी बारी से समझ लेते हैं ताकि हमारा 2D फिगर पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है मेरे भाई, आइए चलते हैं चतुर्भुज की तरफ। क्वाड्रिलेटरल, आइए चतुर्भुज को देखते हैं मेरे भाई। क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। ठीक है भाई, अब सबसे पहले हम बात करेंगे सर चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे भाई अब सभी को हम बारी बारी से पढ़ने वाले चतुर्भुज को भी, कौन कौन से हैं हमारे पास चतुर्भुज। मेरे भाई इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें बात करने वाले मेरे, इसमें आपका जो पहला ट्रायंगल है भाई इसको बोलते हैं लोग ट्रेपेजियम। जो पहला चतुर्भुज में है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेपेजियम बोलेंगे। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इसी को बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज बन रही, ठीक है। और ऐसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और दिखाई देगा, ये हो गया आपका ट्रेपेजियम। इस तरीके से आपका ये ट्रेपेजियम हो जाता है। तो मेरे भाई इसमें दूसरा हमारा जो आएगा, दूसरा जो होगा उसका नाम होगा मेरे भाई पैरेललोग्राम, जिसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ये आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आएगा जो मेरा नेक्स्ट बनेगा मेरे भाई, वो क्या बनेगा, उसको हम बोलते हैं रोम्बस, जिसको बोलते हैं हम लोग समचतुर्भुज, रोम्बस। ठीक, सुनो क्या बोलते हैं भाई, रोम्बस बोलते हैं।
रॉम्बस, ठीक, रॉम्बस समचतुर्भुज। ये हमारा समचतुर्भुज है। ठीक, इसे थोड़ा ऊपर हो गया है, ये अब ठीक है। ठीक, ये आपका रॉम्बस हो गया। मैं इसको फिर से बना देता हूँ। ये आपका रॉम्बस हो गया। अब अगला है आपका, अगला क्या होगा? अगला आपका होगा रेक्टेंगल, जिसको आप बोलते हो आयत। क्या? रेक्टेंगल, आयत। आयत, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा मेरे भाई? स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा? स्क्वायर होगा। उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। इन सबको भी डिटेल्स में पढ़ना है मेरे भाई। तो पहले कौन कौन होता है ये तो आपको जानकारी होना चाहिए, उसके बाद हम सबका डिटेलिंग करेंगे। इसके बाद आपका जो अगला नेक्स्ट होगा मेरे भाई, वो क्या होगा? नेक्स्ट जो आपका होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तल, यानी कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं मेरे भाई, उत्तल चतुर्भुज, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलते हैं उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज। ठीक है, ऐसे अगला तुम्हारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट आपका जो होगा वो होगा अवतल चतुर्भुज। कौन सा? अवतल, इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल अवतल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज। इस तरीके से आपका सभी के सभी क्वाड्रिलेटरल हो जाते हैं कंप्लीट। इतने क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ने हैं इसके अंदर, आपको इतने क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर पढ़ने हैं। आप देख रहे हैं इतने सारे चतुर्भुज आपको पढ़ने होते हैं इस सेगमेंट में, सभी की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए हम समय को गवाए बगैर हम सभी को बारी बारी से पढ़ते हैं। और आपको बता दें कि ये सब के सब 2D है, अभी हम 3D की बात नहीं कर रहे हैं, ये सभी हमारे भी 2D चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं ट्रेपेजियम पर, सीधे बात करें। आइए चलते हैं ट्रेपेजियम पर। उससे पहले हम कोई बात कर ले, नहीं चलिए ठीक, हम ट्रेपेजियम पर ही बात कर लेते हैं। ट्रेपेजियम,
समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये हमारा समलंब चतुर्भुज। हम इस पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है, तो हम इस पे चर्चा करेंगे आज। अब हम बात करते हैं कि ये समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो मेरे भाई समलंब चतुर्भुज का फिगर मैं पहले बना देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि समलंब चतुर्भुज कैसा है। मेरे भाई समलंब चतुर्भुज कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है। अगर मैं इसको नाम नेमिंग कर दूँ, इसका नेमिंग कर दूँ, तो ये ए बी सी डी। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें अपोजिट साइड यानी कि विपरीत भुजा आपस में समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर हो मेरे भाई, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, समलंब चतुर्भुज कहते हैं मेरे भाई। इस तरीके से आपका समलंब चतुर्भुज होता है। अब इसमें क्या होता है, आप इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ लीजिए। ऐसा चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें विपरीत भुजाएं जिसमें एक विपरीत भुजा, जिसमें केवल एक विपरीत भुजा की बात होगा मेरे भाई। अगर विपरीत भुजा आप लिखोगे तो आप समझोगे पूरा लेना पड़ेगा, नहीं, ठीक है ना। जिसमें एक विपरीत भुजा, जिसमें एक विपरीत भुजाएं आपस में समांतर क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज कहलाएगा भाई। इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। अब इस फिगर से देख सकते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम फिगर। अब फिगर से ध्यान से देखिएगा, तो फिगर में आपको दिख रहा होगा कि सर ये जो ए बी है वो समानांतर है किसके, सी डी। ए बी क्या है, सी डी के समानांतर है मेरे भाई। और इसमें जो ए डी है और बी सी है एक दूसरे के समानांतर नहीं है। ए डी और बी सी एक दूसरे के समानांतर नहीं है मेरे भाई। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। किसको हम लोग बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। अब बात होता है कि सर ये समलंब चतुर्भुज है तो इसकी मेरी साइड होगी, बिल्कुल साइड होगी मेरे भाई। आइए देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि इसकी ये जो साइड है, इसको अगर हम नाम दे दें ए, इसको हम ए नाम दे दें, इसको हम बी नाम दे दें, इसको हम बी नाम दे दें। ये जो समांतर भुजाएं उसको हम लोग ए और बी नाम दे दें, ठीक है। और ये इसका कहलाता है डायगोनल यानी कि विकर्ण। ये क्या है, विकर्ण मेरे भाई। ये इस चतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है। और इसमें जो विकर्ण होती है इनका जो साइज होता है वो अलग अलग होता है, बराबर नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये हमारे विकर्ण है, हम ये मान के चलते हैं एक डायगोनल D1 है और एक डायगोनल D2 है, ठीक है ना। एक विकर्ण को हमने D1 नाम दे दिया, दूसरे विकर्ण को मैंने D2 नाम दे दिया। इस तरीके से मैंने नेम कर दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं बाकी सबके। तो आपको पता है, अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, तो सभी बाउंड्री को आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। यानी इसका अगर आपको परिमाप चाहिए तो इसका परिमाप कैसे निकलेगा मेरे भाई, ए बी भुजा प्लस बी सी भुजा प्लस सी डी भुजा प्लस ए, इन सबको आप ऐड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इन सबको आप ऐड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा।
अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल पर, इसके क्षेत्रफल पे बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या है सर, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो मेरे भाई इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको दो त्रिभुजों में बांट के करते हैं हम लोग इसको क्या करते हैं, दो त्रिभुज में बांट के पढ़ेंगे मेरे भाई। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या आपको मिलने वाला है, जब इसको आप दो त्रिभुज में बांट के पढ़ेंगे तो आप किसी भी दो त्रिभुज को आप ले लीजिए, या तो इस त्रिभुज को ले लीजिए ये दोनों, या तो ये दोनों, किसी को अगर बांट के पढ़ेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा मेरे भाई आप जब निकालोगे तो आपको आएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल, भुजाओं का योग गुणे लंबवत ऊंचाई। अब ये लंबवत ऊंचाई क्या मेरे भाई, लंबवत ऊंचाई किसी भी शीर्ष से क्या कर दीजिए आप एक लंब गिरा दीजिए, किसी भी शीर्ष से आप एक लंब गिरा दीजिए, यही आपका लंबवत ऊंचाई, यही आपका क्या है लंबवत ऊंचाई का लगा मेरे भाई, यही आपको लंबवत ऊंचाई निकालना है यहाँ से यहाँ तक। ये लंबवत ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए और पता हो जाएगा आराम से इजी वे में लंबवत ऊंचाई। ठीक है भाई भाई, तो आप देखेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा मेरे भाई वो आएगा 1/2। अब समांतर भुजा कौन कौन है मेरे भाई, a प्लस b, इनका योगफल गुणे में हाइट h। तो ये है इसके क्षेत्रफल का फार्मूला। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का एरिया कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, समलंब चतुर्भुज का एरिया हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके सर ये जो 4 एंगल दे रखे हैं, ये 4 एंगल क्या क्या होता है। तो आते हैं हम लोग यहाँ नोट में बात कर लेते हैं। तो मेरे भाई कोई भी चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज, प्रत्येक चतुर्भुज के अंतः कोण के ऊपर कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, जी ध्यान देना, चतुर्भुज के अंतः, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल बराबर होता है आपका 360 डिग्री। इस चीज को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है मेरे भाई, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। मतलब सर, मतलब ये कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 ये होता है मेरे भाई। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप समलंब चतुर्भुज को देख पाएंगे, उसका परिमाप कैसे निकालेंगे और उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। आगे हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज मेरे भाई। आगे हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज। एक बार दिखा देते हैं हम आपको, क्या हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो समलंब हो गया। अब हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की। चलिए चलते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज की तरफ बात करते हैं। आइए बात करते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज। ठीक है भाई, हम लोग समांतर चतुर्भुज की बात करेंगे। अब समांतर चतुर्भुज कैसा होता है इसका फिगर भी मैं दे देता हूं आपको। आइए कुछ इस टाइप से हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। ए बी सी। अब इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजा यानी कि अपोजिट। देखिए समलंब में क्या था, केवल एक अपोजिट साइड आपस में पैरेलल थे, समांतर थे। देखिए समांतर चतुर्भुज में दोनों अपोजिट यानी कि ये दोनों और ये दोनों आपस में समांतर हो गए।
साथ ही साथ बराबर भी होंगे, इसका प्रॉपर्टी है। और इसका ये डायगोनल होता है मेरे भाई, विकर्ण ये होता है, और ये दोनों विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि एक दूसरे को क्या काटते हैं, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं मेरे भाई, इक्वल भागों में ये बांटते हैं। ठीक, इस पॉइंट का नाम अगर हम दे दें O, जहां ये इंटरसेक्ट किया है ये O है, तो मेरे भाई OC और OA बराबर होगा, OB और OD बराबर होगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर ये आपका समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती है समांतर और बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है, इस चीज का ध्यान देना है। और साथ ही साथ इनके विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, मध्य बिंदु पे काटते हैं, मतलब बीचों बीच काटते हैं। ठीक है, इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये है हमारा समांतर चतुर्भुज मेरे भाई। तो अब समांतर चतुर्भुज है तो इसमें आपको दिख रहे हैं, इसके गुण को हम लोग लिख लेते हैं। आपको इसका डेफिनेशन पता चल गया कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है, ठीक है ना, जिसमें आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है भाई, उसको क्या कहोगे, समांतर चतुर्भुज कहोगे। ठीक है ना, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं आमने सामने का मतलब अपोजिट वाली बात है कि भुजाएं आपस में समांतर तथा बराबर होती है, ठीक है ना। क्या करेगा मेरे भाई, समांतर चतुर्भुज करेगा। अब इस समांतर चतुर्भुज का ये गुण क्या क्या है, आइए उसको देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज में कौन कौन सा गुण है मेरे भाई, तो आप देखेंगे कि जो AB है वो बराबर है किसके, CD के, और साथ ही साथ ये जो AB है वो समानांतर है CD के। ठीक है मेरे भाई, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका AD है वो बराबर है BC के, और साथ ही साथ AD जो है वो समांतर होता है BC के। ठीक, तीसरी बात इसमें ये है मेरे भाई, ये जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना, विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण कौन कौन विकर्ण है, AC तथा BD एक दूसरे को मध्य बिंदु क्या मैंने लिया है, O लिया है, मध्य बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। मध्य बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते, इसका मतलब ये होगा मेरे भाई कि आपका ये जो OA है वो बराबर होगा OC के, और साथ ही साथ आपका OB बराबर होगा OD के। ये बात आपको भी समझना पड़ेगा, ये सभी चीज आपस में बराबर होंगी। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें इसको समझना पड़ेगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें और क्या चीज है। तो मेरे भाई अब आपको पता है ये भी चतुर्भुज है, जब ये चतुर्भुज है तो इसके चारों कोणों का योगफल भी क्या होगा, 360 डिग्री होगा। चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा, लेकिन हमें उसकी बात नहीं करना। चतुर्भुज की जितने भी चतुर्भुज है सबकी प्रॉपर्टी यही होगी। तो इसमें आप देखिएगा कि जो ये समांतर चतुर्भुज होता है मेरे भाई, उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं,
सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब सर? मतलब ये है वो कि कोण जो ए है वो बराबर होगा कोण सी के, तथा कोण बी बराबर होगा कोण डी के। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल होगा मेरे भाई, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये होती है मेरे भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमारी जो पांचवी प्रॉपर्टी है, इसके एक ही भुजा पर बने दो संगत कोणों का योगफल या फिर संलग्न कोणों का योगफल एक ही भुजा पर बने एक ही भुजा पर बने दो संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये जो संलग्न शब्द है मेरे भाई, इसको समझना पड़ेगा संलग्न का मतलब क्या होता है। संलग्न का मतलब होता है किसी एक भुजा से जो दो कोण लगे हुए हैं, मतलब ये कोण और ये कोण आपस में संलग्न कहलाएंगे, क्योंकि ये इसी भुजा पर बना हुआ है। अगर मैं इस भुजा की बात करूं तो ये कोण और ये कोण आपस में संलग्न होगा। अगर मैं इस भुजा की बात करूं तो ये कोण और ये कोण संलग्न होगा। इसको बोलते हैं संलग्न भुजा, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल की हम बात करते हैं मेरे भाई। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। इसका मतलब ये हुआ दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 बनेगा, और साथ ही साथ एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 आएगा, और एंगल सी प्लस एंगल डी भी 180 आएगा, और साथ ही साथ मेरे भाई एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180 बनेगा। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा एक तरीके से समांतर चतुर्भुज की पूरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अभी इसमें इसका हमारा बाकी है क्या चीज, इसका हमें क्षेत्रफल और परिमाप निकालना बाकी है। इसका क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकलेगा मेरे भाई, तो आप समझिएगा। तो मान लीजिए अगर ये ए है, तो सामने वाला भी ए होगा। अगर ये बी है मेरे भाई, तो सामने वाला भी इसके बी होगा, ठीक है ना। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो क्या मुझे मिलेगा, आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो बात होता है समांतर चतुर्भुज का परिमाप। तो मेरे भाई समांतर चतुर्भुज का परिमाप आप जब निकालोगे तो आप देख लो कि क्या होगा, सभी बाउंड्री को ऐड करोगे। परिमाप क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री ना। परिमाप हमारा लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, यानी कि बाउंड्री की लंबाई पूरी कितनी है। तो a प्लस बी प्लस ए प्लस बी जब आप ऐड करोगे तो 2a प्लस 2b आएगा, और उसमें जब आप कॉमन लोगे 2 तो आपको मिलेगा 2 गुणे, ठीक है, यानी कि आपको क्या मिलेगा 2a प्लस 2b मिल जाएगा। 2a प्लस 2b मिल जाएगा मेरे भाई। यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो a प्लस b आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो इसका परिमाप आ गया। अब बात होता है सर इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। तो आगे चलते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि a इंटू बी, यानी कि जो ए भी दिया है उसे आप उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मेरे भाई, आपको उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा समांतर चतुर्भुज होता है समाप्त। अब हमारा नेक्स्ट है आयत। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉरी इससे पहले हम बात करेंगे रंबस, यानी कि सम चतुर्भुज की बात करेंगे मेरे भाई। अब सम चतुर्भुज को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज केवल 2 ही हम चतुर्भुज पढ़ पाए हैं, ठीक है भाई। तो आप आराम से पढ़िए, लेकिन डेप्थ में पढ़िए, ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आए कि क्या चीज़ कैसे चल रही है मेरे भाई।
अगर आपको पूरे के पूरे कहानी नहीं समझ में आएगा तो आप समझिएगा कि आपसे कोई भी सवाल एकदम कॉन्फिडेंस से नहीं बना सकते आप। तो अगर किसी सवाल को कॉन्फिडेंटली बनाना है तो आपको उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं एक ही दिन में पूरा का पूरा हम पोस्टमार्टम कर दे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे भाई। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप इसको धीरे धीरे पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको बातें समझ में आती रहे सब कुछ, और आप कंपटीशन हाल में जाकर, एग्जाम हाल में जाकर आप अपने ऊपर कोई बर्डन फील ना करें। ठीक है मेरे भाई, तो इतना ही है आज की क्लास में। बाकी के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, मैं जाने से पहले एक बार जरूर मैं आपसे एक बार जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको ये मेरा सेशन समझ में आ रहा हो मेरे भाई, तो आप सभी इस क्लास को अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे भाई आप इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।